नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया है। लोकसभा में चली मैराथन चर्चा के बाद ये बिल 232 के मुकाबले 288 वोट से पारित हो गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस बिल को राज्यसभा में भी पेश कर दिया, उसके बाद भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में बिल पेश कर जहां उन्होंने कहा कि वक्फ पर किसी गैर मुस्लिम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। करीब 12 घंटे की बहस, तमाम बयान और घमासान के बाद मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ वाला इम्तिहान पास कर लिया है। देर रात हुई इस पर वोटिंग की बिसात पर विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, विपक्ष में 232 मत पड़े। वहीं विपक्षी नेताओं ने जो सुझाव संशोधन रखे वो भी खारिज हो गए। लोकसभा के रण में भी विपक्षी एकता का समीकरण बिगड़ गया। नीतीश नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सरकार के साथ अड़िग रहे और यही वजह रही कि विपक्षी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। लोकसभा में एनडीए के साथ ही रहे और साथ साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन वाले भी बिल के विरोध में मुखर रहे। लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बिल पेश कर दिया। उस पर क्या कुछ वार पलटवार का दौर देखने को मिला, वो बयानबाजी सुना जाते हैं, फिर चर्चा में जाते हैं। आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। मुझे गर्व है, मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती है। माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, वो शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं है। वो 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर,
अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो, चंदा चोर हो, चंदा चोरो बैठो। निश्चित तौर पे इस सरकार ने अपने नंबर्स को ठीक कर लिया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जो उम्मीद थी कि जो सेकुलर फोर्सेस किसी दबाव में इस सरकार के साथ सत्ता में शामिल हैं, वो शायद इस बिल को गिराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी, क्योंकि किसी ने सरकार गिराने की बात नहीं कही थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार गिराने की मांग ना करके मात्र बिल गिराने की बात कहने वाले सेकुलर फोर्सेस ने इस बात को पूरी तरीके से इनकार किया और विपक्ष को ही आईना दिखाने की कोशिश की। जिनके वोट के दम पे तमाम सारे उनके सांसद विधायक जीते, आज उन्हीं के तमाम सारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है समाजवाद के पूरे इतिहास में ये कलंकित दिन कल का था और मुझे आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि समाजवादी लोग इस तरह का कलंकित कार्य दोबारा नहीं करेंगे जो संविधान के विरोध में हो। तो जिस प्रकार से वार पलटवार के बीच लगातार सदन में, राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। वार पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से आज भी देखने को मिला। जहां लगातार विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं आखिरकार लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया, क्योंकि वहां पर नंबर गेम थे और राज्यसभा में भी नंबर हैं और माना जा रहा है कि राज्यसभा से भी आसानी के साथ इसे पास करा लिया जाएगा। लेकिन लगातार जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। जिस प्रकार से कल आपने देखा था, चाहे अखिलेश यादव हो और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं सभी को उम्मीदें थी कि इस वक्फ बिल पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान और साथ ही जयंत चौधरी कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे, समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए के सभी साथी एक साथ एकजुट नजर आए। जहां समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस बिल को विवादास्पद बताते हुए कहा कि कल लोकसभा में मध्य रात्रि के बाद तक चर्चा चली और बिल पास हुआ। कल रिजिजू साहब और बाकी वक्ताओं के भाषण सुने और बहुत अच्छे भाषण सुने। संसद में जब ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये बोल रहा है और साथ ही तमाम ऐसे आरोप लगते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्त पर कानूनी नकेल के पीछे सरकार का एजेंडा क्या है। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ही सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। बीजेपी से केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुमैया राणा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले केसी जैन साहब आपके पास ही आऊंगी। नासिर हुसैन की ओर से जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला। उन्होंने सरकार के खिलाफ हमला बोला और ये कहते हुए कि 1995 में जब आप लोगों ने वक्फ यानी कि ये जो बिल था उसका समर्थन किया था, उस समय आप लोग कहाँ थे? वो कह रहे थे कि एक कम्युनिटी के तुष्टीकरण के लिए इस तरह का काम बीजेपी कर रही है। जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, समय समय पर चीजों में, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन। आप देखिए कि एक समय था कन्या विवाह होता था, लंबे समय तक होता रहा, तो इस पे कानून बना, कन्या विवाह होना बंद हो, बाल विवाह होना बंद हो गया। एक समय था जब लगता था कि भाई विधवा विवाह नहीं हो सकता है, अभी जो है देखिए डाइवोर्स के बाद विवाह हो रहे हैं। तो समय समय के साथ में चीजें बदलती है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के पास में 2009 के बाद में जितनी संपत्तियां थी उससे जस्ट डबल संपत्तियां कैसे हो गई। और जो वक्फ में संशोधन किए जा रहे हैं, पहली बात तो इस बिल के लिए पहले से ही जो जेपीसी गठित की गई उस पे 6 महीने से ज्यादा हो गया और तमाम सारी बैठकें हुई और लगभग 30 से ज्यादा बड़ी बैठकें हुई। सभी दलों के लोगों को इसमें शामिल किया गया। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी भी थे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे, तमाम सारे सांसद थे और जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया, IIM के ओवैसी को भी इसमें शामिल किया गया। तो देखिए सबके पक्ष रखे गए और तमाम सारे संशोधन को उसमें स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अगर ये चाहते इसमें कोई संशोधन ही ना हो, जैसे कि तैसा रहे, तब फिर जेपीसी का क्या मतलब है?
और बिल को संशोधित करने के लाने का क्या मतलब है? इसमें जो सबसे बड़ी 3-4 चीजें थी, एक तो ये कि आप ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें आप अदालतों में नहीं जा सकते। और इन्होंने जो फैसला कर दिया वो फैसला इनका हो गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हजारों मुकदमे जो इनके ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है? वो है तो मुसलमान ही कर रहे हैं पेंडिंग ना, मुसलमान ने ही मुकदमा किया है, उसमें कोई हिंदू का मुकदमा तो है नहीं। फिर अगर सब कुछ में ठीक ठाक है तो मुकदमेबाजी काहे की चल रही भाई? हजारों मुकदमे पेंडिंग है और जो आप डिसीजन दे दें, अगर एक पार्टी उसमें से कोई लगता है कि उसके खिलाफ डिसीजन हुआ है तो कहीं जा नहीं सकती। ये कौन सा संविधान है? हमारा संवैधानिक अधिकार है, भारत देश के हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो न्यायालय की शरण में जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ ट्रिब्यूनल का फैसला लास्ट, तो ये कैसे मान लिया जाए? तो ये जो गैर संवैधानिक क्लॉज थे इसमें, उसको खत्म किया गया है। ना तो कोई मुल्तवी हटाया जाएगा इसमें, ना तो कोई मस्जिद हटाई जाएगी, ना कोई दरगाह हटाई जाएगी। लेकिन हाँ, इसको जो धार्मिक रूप का रंग देने का काम विपक्ष कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, धर्म से ठीक जुड़ा है। हुआ कोई मामला यही नहीं। ठीक ये है, तो सबको जो प्रॉपर्टी है, जोड़ लेती हूँ, प्रॉपर्टी फिर सही चर्चा हाथों को में रहे, पूरे प्रॉपर्टी विस्तार से सही चलेगा। हाथों में रहे ठीक है, और प्रॉपर्टी की सुमैया ठीक जी, देखभाल हो, ठीक है, सही लोगों को ठीक इसका है, लाभ रुकना मिले। होगा। केसी चंद जी, सरकार पारदर्शिता की अगर कोशिश कर रही तो दिक्कत काहे की है? सुमैया जी, हंगामा इतना बरपा भाई। आरती जी, जब मैं बोलूंगी तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बस थोड़ा सा मैं क्योंकि उसको क्लियर कट बात करना चाह रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड के बारे में इतना सोचना भारतीय जनता पार्टी का, जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो उसने बैठ के इतनी सारी बातें आपस में की। आप जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हैं, तो कमेटी में होता क्या है कि जब बैठ के आमने सामने दो पक्ष बात करते हैं तो सामने वाले पक्ष की भी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहली चीज तो। अब दूसरी चीज की वक्त के बारे में इतना सोच रहे थे, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करी इस बिल को पास करवाने में, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ये नहीं गया कि जो 1,75,000 के आसपास तो सुन्नी औकाफ है और 1,00,000-1.25 लाख के आसपास शिया औकाफ है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। इनमें बहुतेरे आप यूं मान लीजिए कि कम से कम 40 से 50% जो प्रॉपर्टी है उस पर बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें खड़ी हैं, बड़े बड़े दफ्तर चल रहे हैं। लखनऊ में है, मैं आपको अगर कहेंगी तो मैं नाम उंगलियों पर गिनवा दूंगी, और जिनका आज भी किराया 200-300 रुपए जा रहा है। क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको उनका किराया रिवाइज करके उनका किराया बढ़ाया जाता, जिससे सीधे सीधे वहाँ के एम्प्लॉइज को फायदा होता, जिनका जो पे ग्रेड है वो बढ़ता, उनको वक्त पे तनख्वाहें मिलती, और इन जो महिलाओं के लिए पहले से प्राविधान है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि उन महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि उस प्रदेश का वक्फ बोर्ड, शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वहाँ की तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। ये शाबानो केस के बाद एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सरकार की मंशा ये है ही नहीं कि वो वक्फ बोर्ड को मजबूत करें। वक्फ बोर्ड में जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ खराब चल रहा था जिसको ये सही करें, ये उसी तरह है आरती जी जैसे कि घर मेरा है। तो ऐसी इतनी अथाह शक्ति थी, वो तो कह रहे वो सामने वाला ये प्राइम टीवी उनका है, तो बस वो अगर उन्होंने दावा ठोक दिया तो फिर वो हमें पर्चा दिखाना पड़ जाएगा प्राइम टीवी में रहा है। आपसे शुरू में कहा कि मैं जब बोलूं तो मुझे बोल लेने दीजिएगा। बिल्कुल। ये जो इनका वक्फ को लेके ये पूरा जो ये इन्होंने एक्ट बना लिया है, बन ही जाएगा अब इनकी जोर जबरदस्ती से, लेकिन हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जाएंगे हम और फिर हम देखते हैं क्या फैसला होता है। मुझे उम्मीद है इस बार हम लोगों को न्याय मिलेगा, फैसला नहीं करेगा कोर्ट। खैर, मैं ये बताना चाह रही थी आपसे इतनी देर से कि ये उसी तरीके से है जैसे ये समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि घर आपका है, आप ही रहोगे, आपके घर वाले रहेंगे, लेकिन घर की चाबी मेरे पास होगी और बाहर चौकीदारी हम करेंगे। ये बस सिंपल ये इसकी जो है डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, ये दादागिरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश सबका है और सबको बराबरी से हक मिलना चाहिए। आप आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 300A का उल्लंघन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन कर रहे हैं और बात संविधान की बड़ी बड़ी करते हैं बैठ के। ठीक है, फिर बुरा ये लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो भ्रम फैलाती है लोगों में। अरे आप संविधान के कातिल हो, आप कत्ल कर रहे हो संविधान का। इस देश की गंगा जमनी तहजीब का कत्ल किया है आपने।
और खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में शर्मसार कर रहे हैं आप अपने देश की ठीक छवि है, को। ठीक है, ठीक है। केसी जान जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर पहली बात तो ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मामला कहीं है नहीं। इसमें कौन सा गंगा जमुनी तहजीब को खतरा आ गया भाई? गंगा जमुनी तहजीब को कौन सा खतरा पैदा हो गया? मस्जिद के मुल्तवी जो है वो मुस्लिम ही रहेंगे, जहाँ पर जो संपत्ति है वो रहेगी। आपने कहा, आपके वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई 54 एकड़ जमीन हमारी है जिसपे कुंभ हो रहा है। अरे कुंभ तो हजारों वर्षों से हो रहा है। कुंभ का आयोजन मुस्लिम यहाँ पर कब प्रवेश किए? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में मुसलमानों का भारत देश में आगमन होता है, यहाँ पे आक्रमण करते हैं। उसके पहले से कुंभ हो रहा है और ये कह रहे 54 एकड़ जमीन हमारी है। अरे आपको किसने दान में दे दी? आप दिखाइए कागज। आप तो कह रहे हैं ये रेलवे स्टेशन हमारी जमीन पे बना है। किसने आपको दान में दे दी? किसने आपको दहेज में दे दिया? और आप कहते हैं संसद भवन हमारी जमीन पे बना है। किसने आपको दहेज में दे दिया भाई ये जमीन? लेकिन 9वीं शताब्दी में आपका प्रवेश होता है भारत देश में। टारगेट क्यों कर रहे हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है भाई। जो है वो हो गई वक्फ बोर्ड की। कैसे हो गई भाई? केसी जान जी, एक समुदाय को आप लोग लगातार चिढ़ा रहे हैं और लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है फिर? नहीं, देखिए, जिस समय सीए आया उस समय पे भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन लोगों ने खूब हंगामा किया कि भाई देश से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया। अरे एक भी मुसलमान को क्या देश से बाहर भेजा गया? बल्कि जहां जहां पे हमले हो रहे हैं, जहां युद्ध हो रहे हैं, हमारे हजारों मुस्लिम भाई बहनों को हम वापस लेकर के आए। वो चाहे पढ़ने के लिए गए हो, रोजगार के लिए गए हो, किसी कारण से कहीं फंसे थे, भारत देश ने अपने खर्चे पे उनको वापस लाने का काम किया। किसी को नहीं खदेड़ा गया। आरती जी खत्म करो। वोट बैंक के खातिर कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है तो फिर दिक्कत काहे हो रही है? आप लोग कह रहे संविधान को खतरा है। कैसे खतरा है भाई? क्या बात है, आपने कहा कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नहीं, अभी आपने मुझसे कहा कि आपको क्या इससे उसमें दिक्कत है। आपका प्रश्न था, मैं आपको ही उत्तर दूंगी। ठीक है, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से आपकी उम्र 10 साल तो नहीं होगी और आपके हक और हुकूक आपको मिल रहे हैं कि नहीं आपको बेहतर तरीके से पता होगा। तो 10 साल की तो ये न तो देश है न तो हम सबकी जिंदगी है। और जो लोग कुछ भी बन के बैठे हुए हैं, जितने भी लोग, वो शायद 10 साल या 12 साल की तो पैदाइश में नहीं है। जाहिर सी बात है। तो जो ये कांग्रेस ने क्या नहीं किया है, जो प्रश्न करते हैं, वो खुद से सवाल करके पूछ लें। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता से वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारे लिए क्या किया हुआ है। चलिए छोड़ते इस बात को। मैं पूछना चाहूंगी, 80-20 की राजनीति होती है, कपड़ों से पहचान होती है, कपड़ों से जानते हैं, पहचानते हैं, 80-20 करते हैं। तो 20 की भला के लिए इतना दिमाग सबका चल रहा है कि 20 का भला हो जाएगा, सब कुछ खराब हो रहा है। अपने देश में कितने आश्रम, कितनी जमीनें, कहाँ पे कितने लोगों का उसमें सहायता हो रही है और कितने लोगों को अधिकार मिल रहे हैं? पूछिए ना। कितने लोग पैरोल और फरलों पे निकल रहे हैं, आश्रम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन कौन से आश्रम चल रहे हैं, जरा पूछिए ना। दूसरों का भला करिएगा, पहले 80% लोगों का करिए। आपको पता है आरती जी, आप भी हिंदू हैं शायद, 5 ऐसे मंदिर इस देश में जहाँ महिलाओं का प्रवेश नहीं है। चलते हैं, मांगते हैं इनसे हक हुकूक। 80% में जो 40% आधी आबादी है उसके हक की बात करते हैं, इनसे कहते हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश चाहिए। आप वक्त पे बहुत सुधार कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप हमें भी तो अपना हक हुकूक दिखाइए। 20% के लिए आप इतना कुछ करने को उतावले हो रहे हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 25% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। बरगलाना कैसे इस देश को, ये कोई इनसे सीखे, ये सिखा रहे हैं और कर रहे हैं वही। चीन ऑक्युपाइड कर रहा है जमीन को, उससे कोई बात नहीं, केक कट रहा है, काटिए केक। टैरिफ लग रहा है और सीधे सीधे जो वहाँ के आपके दोस्त है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के दोस्त, जिनके बाद अब की बार ट्रंप की सरकार की गई, भले जीते नहीं उस बार, इस बार जीत गए, वो कह रहे हैं कि भारत हमारे साथ गलत कर रहा था इसलिए हमने टैरिफ लगा दिया। मतलब क्या ही हो रहा है इस देश में? आप वो हवा, कहीं चीन में देख रही है हवाई टैक्सी बन रही है, कहीं रोबोट बन रहा है, हमारे यहाँ उन चीजों पे बात हो रही है जिनसे इस देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था बिलियंस में जाएगी, ट्रिलियंस में जाएगी। नाहक इस देश को उन चीजों में, आप भी जानती हैं, अमेंडमेंट बिल एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। हर बार संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है कि आने वाले नियम और दुरुस्त हों और बेहतर हों, इस देश के लाभ के लिए हों। कोई भी धर्म अगर बुराई या कुछ भी हो उसमें सुधार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सुधार की बात कर रहे हैं, कितनी सही बात कर रहे हैं। रजिए बोलते हैं सभा में, लोकसभा में
कि महिलाएं उसमें होंगी, अलग धर्म के लोग होंगे। अमित शाह जी कहते हैं नहीं होगा। लोकसभा में एक ही दिन उसी पार्टी के दो लोग दो अलग अलग बातें बोलते हैं, किसकी बात पे विश्वास किया जाए? इनको पता है संख्या बल है। किसानों सुनिए किसानों का जब बिल आया था ना, तब भी संख्या बल थी, लेकिन जिस तरह से इन किसानों की हत्या करने वाली सरकार, उनको मारने के लिए विवश करने वाली सरकार, उनके मरने के बाद न जाने कितने सैकड़ों लोग मरे, उसके बाद बिल वापस लिया। लेकिन शशि थरूर जी का भी बयान का मैं जिक्र कर दूं, वो कह रहे कि बिल में 2 से 3 ऐसी बातें जिनकी मांग केरल में की जा रही थी। अब आपकी पार्टियों में भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। कोई अलग अलग नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपने जेपीसी बनाई थी और आप स्वयं मान रहे हैं कि हमने अपने लोगों की बात मानी, जेपीसी में जो अन्य दल के लोग थे उनकी बात नहीं मानी है, आप जानते हैं पटल पे लिखा हुआ है। क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं सुनना है आपको? ऐसी कौन सी चीजें थी, मैंने पूछ तो रही हूँ, आपको पता है लखनऊ में आके बात कर लेते हैं, ईसाइयों के पास बहुत जमीनें हैं, चर्च बहुत ज्यादा है, चलते हैं ऑक्युपाइड करते हैं, चलते हैं जमीन ऑक्युपाइड करते हैं। जमीन चाहिए ना। अयोध्या में जो जमीन थी सेना की, कौन खरीदा है? अमिताभ बच्चन खरीदे हैं, बाबा रामदेव खरीदे हैं, और जो अडानी है वो खरीदे हैं। बात करिए ना उस पे कि रेलवे की जमीन जो सेना की जमीन है कैसे पहुंच गई वहां पे? ये जमीनों की बात करने वाले लोग झूठ परोसते हैं, तो प्रश्न करिए उनसे, कांग्रेस से नहीं, कि कांग्रेस को जो करना था उसकी एवज में आज मुसलमानों पर हमला किया आपने, कल दूसरे समुदाय को टारगेट करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, एक एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। लिखा हुआ है, क्यों नहीं माने? कैसे जान जी? आवाज मिली आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। कि मंदिर में प्रवेश नहीं है और टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। अरे आपको पता है हम भी लगाया टैरिफ। आवाज सही से नहीं आ रही आपकी। कैसी अगर आप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। तो बातें कहाँ की कहाँ जा रही, बात ले जाके जा रही टैरिफ पे, बात हो रही मंदिरों में प्रवेश की। ये ना धार्मिक मुद्दा है ना ये आर्थिक मुद्दा है, मामला ये है अधिकार का। हमारे देश में कोई आतंकवादी होता है, आतंकवादी को भी ये अधिकार है कि अगर उसका मामला लोअर कोर्ट से खारिज हो गया, सजा हो गई है, तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट जाए। जिस अयोध्या की बार बार बात कर रही थी, अयोध्या का मामला भी लोअर कोर्ट से लेकर के, सेशन कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया, तब जाके उसका डिसीजन आया। लेकिन यहाँ पे जो प्रावधान है, ट्रिब्यूनल जो आदेश कर दे वो हो गया। यानी कि अगर हमारी जमीन वक्फ ने घोषित कर दी कि 20 बीघे जमीन जो है ये हमारी है, आपके पास पेपर नहीं है, कुछ है, और हम उस ट्रिब्यूनल में अगर उसके विरोध में अपील करें, ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दे उसका हो गया। यानी ना उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इसमें संशोधन हुआ तो क्या दिक्कत है इसमें? नंबर एक चीज। दूसरा संशोधन ये है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं और उनको लगातार वक्फ बोर्ड अपनी घोषित करता जा रहा है, वो है ना खाता ना भाई जो वक्फ बोर्ड कर दे वो सही। तो अगर इसमें नियम आ गया कि आप पेपर दिखाइए कि भाई आपको ये डोनेट किसने किया, किस सन में किया, कब से आप इस पे काबिज है, और उसके बाद में आपने इस संपत्ति को किसको दिया। 4 रुपए एकड़ में ओवैसी के पास तमाम संपत्ति है वक्त की, ओवैसी के पास 4 रुपए सालाना प्रति एकड़ की जमीन है ओवैसी के पास में। अभी एक मौलाना साहब से आज हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे, कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी है ना, ये केवल शोबाजी कर रहे हैं, नुकसान किसी की नुकसान जो है इसमें इन्हीं लोगों का हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति पे काबिज कौन है? वक्फ के बारे में जो भारत देश का 30 करोड़ मुसलमान है उससे पूछ लीजिए, उसमें से 25 करोड़ लोग नहीं बता पाएंगे वक्फ है क्या, वक्फ की संपत्ति क्या है। तगड़ा झटका लगने वाला है जेडीयू को। आप कह रहे हैं अपने साथ उनको भी आप शामिल करा दिए, अभी ये सामने चुनाव है उसमें झटका लगने वाला है। शशि थरूर साहब बोल रहे हैं। नहीं, देखिए चुनाव देश में कोई पहला चुनाव नहीं है, और जब ये सीए आया तब भी उन्होंने कहा देश में चुनाव है। राम मंदिर निर्माण हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, कहा भाई चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। मतलब हर चीज को चुनाव से जोड़ना। धारा 370 हटी, कहा भाई चुनाव आ रहा है। धारा 370 हट जाने से जम्मू कश्मीर से कौन से मुसलमानों के ऊपर आफत आ गई, बल्कि जो अलगाववादी थे वहां जो खून खराबा कर रहे थे उनके ऊपर लगाम कसी गई। आप देखिए सीए आने के बाद कितना हंगामा इन लोगों ने किया, तमाम जगह कैमरे तोड़ दिए गए। यही लखनऊ में ही हजरतगंज में
वो जो पत्रकार थे उनके कैमरे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई, ओवी वैन फूंक दी गई उनकी। और हुआ क्या एक भी मुसलमान को देश से बाहर भेज दिया गया क्या? देश की संसद में बैठे हुए लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग, और वहां चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद भी बिल पास हो रहा है, कोई मनमानी नहीं हो रही। लेकिन अगर ये है कि लंबे समय से सर बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई किसी की बात नहीं है, जो भी प्रस्ताव दिया गया उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, खाली अपने मनमानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपनी लाठी ऐसा अपना बिल्कुल डंडा। नहीं है। देखिए जगदम्बिका पाल जी ने भी स्पष्ट किया, बताया, तमाम सारे संशोधन उसमें एक्सेप्ट किए गए। जो जेपीसी में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी बात रखी, उसमें बहुत सारी चीजों को लिया गया। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जिन अधिकारों को लेकर के आम लोगों के अधिकारों का दमन हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का गमन हो रहा है, वो वैसे चलने दिया जाए, उस पर रोक लगाई जाएगी। हम आपको बताएं आरती जी, इसमें क्या है, मात्र 200 करोड़ रुपए सालाना की इनकम हो रही वक्फ बोर्ड की, जबकि कम से कम 25,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की। उसके बाद कहते हैं वक्फ के लोगों को हम पैसा नहीं दे पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे, पैसा कहाँ है मेरे पास? अरे लोगों के होटल चल रहे हैं आपकी पूरी जमीन पर आपको निगाहें उन सब के नहीं, निगाहें होनी चाहिए जमीन पर। देश की सरकार की अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, देखिए जो देश की आरती जी, जो देश की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति पर हमारे देश की सरकार की निगाह होनी चाहिए। ठीक है सुमैया, अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है उसको रोका जाना चाहिए। हमने और कल इसमें दुरुपयोग रोकने का बहुत प्रावधान है। लोग मुसलमान धर्म से खुश कोई नजर आ रहे मतलब थे नहीं इस वक्फ वक्त बिल का। बिल को आ जाने से। वक्फ बिल का धर्म से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मोदी हमारा ये क्या भाई है, लोगों में आप उत्साह है, ऐसे प्रॉपर्टी नारे लग रहे थे कल। बहुत सारी वीडियोस इससे पहले 3 तलाक का मैटर था तब भी आई थी। ये दावे थे आपके जैसे न्यूज चैनल्स के कि 10,000 महिलाएं जो है वो उन्होंने रिट दाखिल करी थी 3 तलाक के खिलाफ, लेकिन ये नहीं दिखाया आप लोगों ने कि 1.5 करोड़ से ऊपर सिग्नेचर कैंपेन हुए थे नदवतुल उलमा लखनऊ में, जिन्होंने 3 तलाक बिल के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। तो ये राई के दाने के बराबर जो होता है ना तादाद जो आप बताने की कोशिश कर रही हैं, और इनमें तो आधे से ज्यादा मुझे पूरा यकीन है कि बुर्के में अगर लोग होंगे तो उसके अंदर मुसलमान औरतें नहीं होंगी बल्कि आदमी होंगे जो बुर्का पहन के। बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, कोई खुशी की लहर नहीं है, तादाद देखनी पड़ती है कि किस तादाद के लोग। आवाज नहीं मिली आरती जी। दूसरे अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कितने मुसलमानों को निकाल दिया गया, हलवा है क्या मुसलमानों को निकालना इस देश से? इस देश से मुसलमानों को तो तब नहीं निकाला जा सका जब 47 से बंटवारा हुआ था और वो जाना था। मुसलमान यहाँ पर बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। आप लोगों को ये समझना चाहिए, ये कोई आसान खेल नहीं है मुसलमानों को यहाँ से निकालना। ये देश जितना आपका है उतना हमारा है और ये सबका है, ये मुश्तरका जमीन है। जब चुनाव वोटिंग होती है, जब बुर्का उठाने को कहते हैं इसी का तो आप फिर विरोध करती हैं क्या? जब चुनाव होती वोटिंग होते हैं, बुर्का उठा के जब चेकिंग की जाती है तब इसका तो विरोध होता है। बिल्कुल होता है। मतलब आप ये बताइए कि बुर्के का इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे और उसके बाद जब वोट पड़ रहा होगा तो आप ये चाहेंगे, बहुत सारे ऐसों के वोट डलवा देते हैं जो जिंदा भी नहीं है, जो लोग कोई दुबई में बैठा हुआ है उसका वोट पड़ गया यहाँ पर। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, साम दाम दंड भेद। उसको अमेरिका नहीं दिखेगा, अमेरिका से लोगों की नजर हट जाए इसलिए वो ये सारी चीजें ला रहे हैं। धरातल पे कुछ नहीं है इनके पास, इसलिए ये कब्रें खोद रहे हैं दूसरों की, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है, इस तरीके का गैर संवैधानिक किसी भी बिल का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ऐसे किसी बिल को, ऐसे किसी कानून को हम नहीं मानते। इसके लिए हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके के इस काले बिल के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। ठीक है डॉक्टर सुधा जी, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी का बयान आता है वो बोलती हैं वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर खुला हमला है। वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। आरती जी, जब तक किस चीज से विश्लेषण नहीं होता है ना, जो सत्ता पक्ष कहे बस उसी को अगर आगे करना है तो ये कभी भी दर्शकों को आप सही रूप में बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा जानती हूँ इस बात को, और आपको ये मानना चाहिए कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं जहाँ पे कम से कम चीजें बिल्कुल बेहतर। आप जानती है ना, वोट जो मतदान पड़े हैं अंतर कितने का है, मतलब
आधे से अधिक अगर उनको मिला है तो हम भी उसमें कम नहीं, कुछ वोटों की कमी की वजह से वो बिल वहां पे उन्होंने पास करा लिया। उनको मालूम था कि वो पास करा लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं उसके, जो लोग विरोध में खड़े हैं वो उसी सदन में चुन के गए हैं लोगों के द्वारा, जो उनकी आवाज है। आखिर उन आवाजों को नहीं सुनना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? और आप कैसे कह सकते हो कि जो आवाजें उसके खिलाफ में खड़ी हैं, उसके खिलाफत में खड़ी हैं, वो आवाजें सही नहीं है? और जो आधे से कम लोग जो उसके फेवर में है और जो नहीं है, उनको आप अलग कैसे करोगे? कैसे आप बताओगे कि ये सही है गलत? नहीं कर सकते हो ना। तो आपको विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर जिन चीजों की बात हो रही है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको करना है पहले 80 वाली जितनी प्रॉब्लम है सब दूर कर दीजिए। आश्रमों में सारी संपत्तियों का ब्यौरा लेके, या जो अयोध्या में संपत्तियों को लेके सेना की संपत्ति को बेच दिया गया, मैंने सवाल पूछा तो अयोध्या की बात छोड़िए, अरे काहे छोड़े अयोध्या की बात? हम किसी भी जमीन को, चाहे वो नजूल की हो, चाहे वक्फ की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे सरकारी जमीन हो, अगर आप भ्रष्टाचार से उनको कहीं और दे रहे हैं, आप हर जमीन को बेच दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं दूसरों पे उठाने वाली उंगली? पहले आप जो करप्शन है उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड में कौन है? योगी जी का लाडला, जरा पता करके बताइए। आप तो पत्रकार है ना, आपको पता होगा। अगर उन्हें इतना एतराज है भ्रष्टाचार से, अलीगढ़ में कहीं और यूपी में ही सिपाही लोग गबन कर देते हैं करोड़ों का, वो भ्रष्टाचार नहीं है? हमारे प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं, अभी एक डीएम जी है जो अभी जिन पे जांच बैठी है, किसके वो प्रिय थे? योगी जी की थे ना। उनके नाकों के नीचे से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कहीं किसी की नजर नहीं है, उस पर कोई बातचीत नहीं है। लेकिन उनको कहाँ जाना है? जिस मुद्दे की बात करके मात्र आज के मुद्दों को हटाने की कोशिश, इसकी वजह पूछिए ना, उनसे कारण पूछिए। अमेरिका की बात नहीं, चीन की बात नहीं, देश की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, चिकित्सा की बात नहीं, हर चीजों को दूर करके आप बात कर रहे हो वक्त पे, जिसको हम अपने खाली समय में भी बैठ के कर सकते हैं। सबके बातचीत करके लोकतंत्र में सबका सबके साथ, प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, ये जो शब्द है ना, इसको अगर आप मिटाएंगे तो आप लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर रहे हैं। और हमेशा आपका न्यायालय भी कहता है। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दे दीजिए। मैं बस एक बात पूछता हूँ केपी भाई से, कि सब कुछ बेहतर अगर था तो कम से कम अगर एक भी विरोध में आवाज थी, उसकी बात सारे मुद्दों को भटका के आप ऐसे चीजें ला रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का टकराव हो रहा है। देखिए क्या है कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा चुकी है। कांग्रेस इस छटपटाहट में है कि किसी तरीके से आप मेरे प्रश्नों का का खेल जैसे खेलते रहे। उनको लगता है आज मुस्लिम तुष्टीकरण करके और इस तरीके से मुद्दों को भटका करके हम फिर से कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस कितना गिर सकती है, इसके तमाम सारे उदाहरण आपने पहले देखे। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से जब पूछताछ हो रही थी राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, कितना उत्पात मचाया कांग्रेस ने, कितना उत्पात मचाया आपको याद होगा कि मतलब सब जगह पे जाम लगा रहे हैं, मतलब पूछताछ नहीं कर सकते। मुद्दे से नहीं भटकिए, मैं उसी पे हूँ। तो इनका काम ये है कि हर चीज का सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, उसके बजाय उसके अतिरिक्त कोई काम कांग्रेस के पास नहीं बचा है। कांग्रेस ने अपना विश्वास जनता के बीच से खो दिया है और अपने विश्वास को वापस पाने के लिए इस सरकार की हर एक नीति का, हर एक बिल का सिर्फ को विरोध करना है। ये क्यों नहीं बता रही है सुधा बहन कि सीए का आपने इतना विरोध किया, इतने मुसलमानों को देश से बाहर भेज दिया गया, डिफेंस रेलवे की संपत्ति आप लोगों ने बेच दी, फिर अब आप वक्फ की जमीन को कब जाना चाहते हो उसे भी बेच देंगे। नहीं देखिए ये काम कांग्रेस करती थी। और जिस समय नेहरू जी के समय से लेके जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, जहाँ पर लोग काल कोठरी में पड़े रहते थे, लेकिन ये लोग 5 स्टार होटलों में विदेशों में जाके ऐशोआराम किया करते थे। इंदिरा गांधी जी के कपड़े धुल करके जर्मनी और फ्रांस से आया करते थे। तो उस तरीके की सामंतवादी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी नहीं है। उसको ये लगता है अगर कोई चीज, कोई जमीन किसी को लीज पे दी गई है, कोई काम किया जा रहा है, किराए पे देना बेचना नहीं होता है। किसी को किराए पे देना, अगर अपने पास 2 मकान है, एक में आप रह रहे हैं, एक किराए पे दे दे, उससे इनकम होने लगे, वो बेचना नहीं कहलाया जाता है। लेकिन सुमैया जी और सुधा जी, इस बात को अखिलेश यादव जी सदन में बोलते हैं कि एक्स कांग्रेसी इस बिल का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आरती जी आप ये देखिए, पूरे दिल्ली में तमाम जगह पे धरना प्रदर्शन इस चीज के हुए
कि हम इसके समर्थन में हैं। तमाम सारी महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर समर्थन किया कि नहीं ये होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सुमैया जी तो बोल रही है कि वो आपके ही लोग थे, वो बुर्के के आड़ में आप लोगों ने ही ये सब पूरा चीजें करवाई है। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है वो मुसलमान ही नहीं, उसने तो मूर्ति पूजा शुरू कर दी भाई, उसने रोजा नमाज रखना छोड़ दिया, वो कन्वर्टेड हो गया इनके हिसाब से। तो केवल मुसलमान वही है जो समाजवादी पार्टी में शामिल है या कांग्रेस में शामिल है, और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है इनके लिए तो वो जो है नकली मुसलमान हो सकता है उनके लिए। इसी तरीके की परिभाषा तो करती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और उनके पास काम क्या है? देखिए ये वक्फ बिल है, वक्फ बिल में सुधार किया गया, मस्जिदों में कोई हस्तक्षेप नहीं, मुतल्लियों में कोई हस्तक्षेप नहीं, दरगाहों पे कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप लोग ये बिल ले आए। नहीं, देखिए किसी को खुश करने या नाराज करने की बात नहीं है। अगर एक चोर है तो पकड़ा जाना चाहिए। 400 पार नहीं ला पाए तो इसलिए आप 240 पे अटक गए, तो आपने सोचा कैसे 400 पार आए। देखिए वो चुनाव का टाइम था, चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के बाद देश की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, और सरकार के लिए जिसने वोट दिया वो, जिसने वोट नहीं दिया वो सारे भारत देश के नागरिक है, और जो भी नियम कानून बनता है वो सब पर लागू होता है। ठीक है सुमैया जी, अब जवाब दे दीजिए। पार्टी के, वो चाहे कांग्रेस के, वो चाहे टीएमसी के हैं, चाहे जेडीयू के, चाहे समाजवादी पार्टी के, जो कानून है वो देश का कानून है, वो किसी पार्टी का कानून नहीं है। कोई बच जाएगा और कोई निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये वक्त का बिल जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, इसको धर्म से हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, संपत्ति का मामला है। सुमैया जी, तुष्टीकरण का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सुधा जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी सदन में कहते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा एक्स कांग्रेसी इस बिल का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। सुधा जी, आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इसका विरोध हो रहा है, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केसी जैन जी। जी देखिए आरती जी, यही तो बात है, यही खूबसूरती है भारत देश के संवैधानिक व्यवस्था की। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है, सदन के अंदर जो निर्णय हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन वक्त में जो वक्त ट्रिब्यूनल है अगर ये कोई फैसला कर दे उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? एक आतंकवादी को भी अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर उसको सेशन कोर्ट फांसी की सजा दे दे तो वो आतंकवादी भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि नहीं, हमें उम्र कैद की सजा हो या माफ हो सारी सजाएं हमारी, लेकिन वो फांसी की सजा के खिलाफ भी जा सकता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी राष्ट्रपति के सामने भी दया याचिका दाखिल कर सकता है। लेकिन ये कैसा ट्रिब्यूनल है भाई? ये कौन सी अंधेर है? ये कौन सा संवैधानिक व्यवस्था है? संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने का काम वक्फ बोर्ड ने किया, उसको वापस संवैधानिक व्यवस्था में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र की मोदी जी की सरकार कर रही है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस बिल को लेकर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, जहां संजय सिंह ने भी जहां तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि चंदा पर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी ये वक्फ बिल पर आखिरकार कैसे मुकाबिल हो सकती है। फिलहाल राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है, देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में ये बिल ऐतिहासिक और इतिहास रचेगा या तमाम ऐसे कवायद तेज रहेंगे। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।